राधे राधे फ्रेंड्स। मैं यहाँ अकेली हूँ इसलिए दिल नहीं लगता। मीना बिना सोचे समझे बोल देती थी। फिर तुम सहस के साथ आ जाती बेटा, मैडम ने बोला। मैं कहाँ आती, मेरे मम्मी पापा कहाँ भेजते। इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, इतना बुरा लड़का है क्या? बुरे का तो पता नहीं, लेकिन लड़का तो जरूर है ना, मीना मुंह बुलाकर बोली। मैडम हंस पड़ी। उसका भोलापन अच्छा लगा। अच्छा बेटा, फिर कभी यहाँ आना, अगर हम वहाँ आए तो हम मिल लेंगे। ये लो, छवि से बात कर लो, कहकर मैडम ने फोन छवि को दे दिया। छवि बात करती हुई बाहर ले गई। सहस बोला, मैडम ये मेरा फोन है, अपने फोन से बात कर लो, कहते हुए वो उसके पीछे चल दिया। वो छवि की बालकनी में आ गए। छवि ने बोला, मीना तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये सहस से ही पूछ ले, तेरे पास है ना वो। अच्छा जी, अब तेरा हाल चाल तेरे बॉयफ्रेंड से पूछे? इसने तो बता दिया, बड़ा खराब है। मैंने बताना था, मुंह बनाकर बोली। अरे मैंने बताया या तूने बताया, बात तो एक ही है। सहस आगे बोला, तुम नाराज हो रही हो। नाराज तो मुझे होना चाहिए। मेरे दो खास दोस्त, दोनों आपस में प्यार हो गया, दोनों ने मुझे बताया ही नहीं। छवि गुस्सा दिखाते हुए बोली, तू हमारे पास कहाँ थी जो हम तुझे बताते? जब तू मिली उसी वक्त हमने तुझे बता दिया। तू ऐसा नहीं कह सकती। सहस बोला, चलो छोड़ो, कब शुरू हुआ ये? छवि ने बोला, कब शुरू हुआ ये? तेरे जाने के बाद हम दोनों अकेले रह गए, फिर हर रोज साथ रहते, पता नहीं कब प्यार हो गया। मीना बोली। छवि बोली, ओए होए, चलो ठीक है, अब तुम दोनों बात कर लो, मैं यूं ही कबाब में हड्डी क्यों बनूं, कहकर छवि ने सहस को फोन पकड़ाते हुए कहा, जाकर ले बात। सहस फोन लेकर अपने कमरे में भाग कर गया। छवि बालकनी में बैठी सामने देख रही थी। वो आज सारा दिन ही नहीं आया। ठीक भी है, कुछ हो तो नहीं गया बालकनी में नहीं आया, कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गया। छवि खड़ी सोच रही थी कि मौली आ गई। दीदी जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही बस हवा खा रही हूँ। आज अच्छी हवा चल रही है ना, इस महीने से शाम को मौसम ऐसा ही होता है। आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तुम्हारा राजू नजर नहीं आ रहा? बहुत बिजी हो गया है लगता है। हाँ, वो फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है। ये साहब बहुत अच्छे हैं, वर्कर्स को अपने परिवार की तरह रखते हैं। राजू बता रहा था आजकल काम बहुत बढ़ गया है, जितना काम ज्यादा होगा उतने पैसे भी बढ़ाकर देंगे ये साहब। पहले वाले तो बस दिहाड़ी के ही पैसे देते थे, सारा पैसा खुद रख लेते थे। मौली के मुंह से शरद की तारीफ सुनकर छवि को बहुत अच्छा लगा। वो दोनों कुछ देर यूं ही बातें करती रही। फिर मौली खाना बनाने के लिए चली गई। जाने क्यों छवि को मौली की शरद की तारीफ करना अच्छा लगा। क्यों मौली ने शरद को अच्छा कहा तो उसे क्यों खुशी हो रही थी? क्योंकि वो उसकी बालकनी में उसे क्यों ढूंढ रही थी? क्यों उसकी बातें याद आ रही थी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, सोचते वो अंदर आ गई। वो काफी देर इसी कसमकस में उलझी रही। फिर वो एक नतीजे पर पहुंचकर, किसी का अच्छा लगना या किसी को प्यार करना दो अलग बातें हैं। हमें बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्यार करते हैं। पर हम प्यार सिर्फ एक से ही करते हैं। तो अगर उसे शरद अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, प्यार तो वो सिर्फ संग्राम से ही करती है ना। अगले दिन छवि स्कूल के लिए निकली तो संग्राम उसे खिड़की से देख रहा था। उसके जाने के बाद वो सहस और उसकी मम्मी से मिलने आया। अब आंटी कैसी हो? जी ठीक हूँ बेटा। कल कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारी राह देख रही थी। वो कंपनी में काम थोड़ा ज्यादा था ना आंटी, इसलिए मैं आ नहीं पाया। एक डील भी पूरी करनी थी, उसी को पूरा करने में ओवर टाइम कर रहे थे। मेरा मानना है कि वर्कर्स के साथ हमें हाथ मिलाकर काम से काम करना चाहिए, इससे उन्हें भी हौसला मिलता रहेगा, इसलिए मैं भी उनके साथ ओवर टाइम कर रहा था, शरद ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तभी राजू तुम्हारी इतनी तारीफ करता है। सहस कुछ सीखो इससे, मैडम बोली। आप कह रहे थे कि मुझे कंपनी दिखाओगे? मेरे पास बस 2 दिन है, कब दिखाओगे? सहस बोला, चलो आज दिखा देता हूँ। शरद बोला, अच्छा मैं तैयार होकर आया, आप इतने चाय पियो, कहकर सहस अपने कमरे की तरफ दौड़कर चला गया। दोनों कंपनी चले गए। मैडम उन्हें जाते हुए देख रही थी। दोनों एक ही जैसे लग रहे थे, दोनों का साइड फेस एक जैसा ही लगता था। वो सोचने लगी, अगर संग्राम जला ना होता तो ऐसा ही होता। उसकी आंखें नम हो गई। स्कूल छवि ने प्रेयर के वक्त मैडम को वीडियो कॉल करके मैडम की स्पीच बच्चों को सुनाई। बच्चों ने गेट वेल सून कहकर मैडम को विश किया। छवि ने ऑफिस के पेंडिंग काम पूरे करिए।
फिर बच्चों की क्लासेस ली, सारा दिन बिजी रही। थोड़ा सा वक्त मिला तो उसने मैडम को फोन किया, आप ठीक है ना, खाना खा लिया? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मेरी फिक्र ना करो, वहाँ सब ठीक चल रहा है। हाँ जी सब ठीक है, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसे ये घर अपना सा लग रहा था। उसे बचपन से माँ का प्यार के लिए तरसी थी, वो प्यार अब मिला उसे पूरी तरीके से। वो मैडम की हो गई थी, मैडम जैसी माँ और सहस जैसा भाई। अब और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ये सोचते ही उसे फिर से संग्राम की याद आ गई। सहस और शरद कंपनी के साथ आए तो हर कोई सोच रहा था ये दोनों भाई होंगे। कईयों ने तो पूछ भी लिया, दोनों हंस दिए। फिर शरद बोला, हाँ मेरा भाई ही है, तभी आपकी शक्ल इतनी मिलती है। उन्हें नहीं लगता था कि उनकी शक्ल मिलती है, पर उन्होंने लोगों से ज्यादा बहस नहीं की। शरद ने उसे सारी कंपनी दिखाई और शर्ट कैसे बनते हैं ये भी दिखाया। शरद, आप कल घर नहीं आएंगे क्या छवि की वजह से? अरे नहीं, मैंने बताया ना, मैं बिजी था, बहुत बिजी था। मुझे आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी आंखों में देखा है, आप उसे चाहते हैं, पर आप उसको बता दें कि वो शादीशुदा है, पर अपने पति को बहुत प्यार करती है। सहस बोला, मुझे लगा ही था, वरना मेरे जैसे हैंडसम लड़के की तरफ ना देखे ऐसा कोई रीजन ही नहीं हो सकता। उसका पति उससे ज्यादा हैंडसम होगा, है ना? शरद बोला, कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैंने उसे कभी नजदीक से नहीं देखा। कहते हैं कि उसका चेहरा आग से झुलस गया था, तब से वो अपने चेहरे पर प्लास्टिक का मास्क लगाकर रखता था। अब ये कितना सच है मुझे भी नहीं पता, छवि ही जानती है। वो उसे बहुत प्यार करती थी, या यूँ कहूँ कि अब भी करती, तो ये गलत नहीं है। एक बार मैंने उसे कुछ कह दिया था संग्राम के बारे में, तो उसने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था, सहस ने बताया। ओ जैसी उसकी मर्जी, प्यार करने का सबको हक है। ये अजीब बात है कि प्यार ना तो शक्ल से होती है, ना सूरत देखकर, ना उम्र देखकर। सच्चे प्यार में एक दूसरे को प्यार करना जरूरी होता है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसकी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे उसे छोड़ना पड़े। संग्राम बोला, चाहे उसे छोड़ना पड़े? मतलब ये कैसा प्यार हुआ? आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैंने तो सुना है कि जिसे प्यार करो उसे अपना बना लो। सहस बोला, यही फर्क है तुम में और मुझ में। मेरा सोचना है कि जिसे प्यार करते हो, अगर वो तुमसे दूर रहकर खुश है तो उसकी खुशी के लिए छोड़ दो। अगर तुम्हारे प्यार में ताकत होगी तो वो प्यार करता होगा तो वापस आ ही जाएगा। संग्राम बोला। सहस बोला, भैया आप महान हैं, आपके चरण कहाँ हैं? सच में मैं तो उसे कहीं जाने ही ना दूं। अगर एक बार छोड़कर गई तो दोबारा अपनाने का कोई चांस ही नहीं। सहस हंसते हुए बोला। संग्राम भी हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद संग्राम बोला, तुम कह रहे थे कि तुम 2 दिन बाद वापस जा रहे हो। हाँ, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बाकी मम्मी भी अब ठीक हैं, और अब तुम और छवि हो उनका ध्यान रखने के लिए, तो मैं बेफिक्र होकर जा सकता हूँ। सहस बोला। छवि भी तो एग्जाम दे सकती है, तुम उससे बात करके देखो। कुछ महीनों के लिए 2-2.5 साल की पढ़ाई क्यों खराब करनी? उससे कहना कि फाइनल एग्जाम दे, फिर उसके सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएंगे। संग्राम बोला, मैं कह दूंगा, पर शायद वो मेरी बात ना माने। वो दुनिया में सिर्फ एक बंदे की ही बात मानती है, और वो है उसका पति संग्राम। सहस बोला। उसकी बात सुनकर संग्राम सोच में डूब गया। कुछ देर वहां रुक कर सहस वापस आ गया। शाम को जब सहस और छवि बैठे बातें कर रहे थे, तब सहस बोला, छवि तुम फाइनल एग्जाम दोगी? क्या करना है? किसके लिए करूं, क्यों करूं? यहाँ ठीक है, स्कूल के काम कर रही हूँ, आंटी के साथ दिल भी लग रहा है, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, छवि ने कहा। सहस ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा। छवि अपनी बालकनी में आकर बैठ गई। वो सहस की बात सोचने लगी कि वो उस शहर में दोबारा नहीं जाना चाहती। वो पढ़े किसके लिए जीना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी। जब वही दूर हो गया तो पढ़कर क्या करना है? कितना प्यार किया था उसे। उसने एक बार भी रुकने को नहीं कहा। अगर मुझे रोकता तो मैं रुक जाती। बेशक मुझे गुस्सा था कि उसने मेरे बच्चे को मारा है, लेकिन अगर वो मनाता तो मान जाती। हमारे प्यार का इंतजार है, एक बार जताता तो सही। आपको भी हमसे प्यार है, एक बार हमें बताते तो सही। मानने को हम मान जाते, एक बार हमें मनाते तो सही। उसने खुद को ही शेर सुनाया। फिर संग्राम को याद करने लगी। अगली सुबह फिर शरद छवि के जाने के बाद आया।
वो आंटी से मिलकर वापस जा रहा था कि सहस मिल गया। शरद, मैंने कल छवि से एग्जाम की बात की थी पर वो मानी नहीं। कहती है मैं पढ़कर क्या करना है। बहुत ही ज्यादा दुखी लगी। चलो हमने कोशिश की, मर्जी है उसकी, अब वो माने या ना माने, हम क्या कर सकते हैं, कहकर शरद चला गया। अगले दिन गुजरने लगे। सहस वापस चला गया। फाइनल एग्जाम आने वाले थे। तब एक दिन उसने छवि को बालकनी में बैठा देखा तो उसने संग्राम के नंबर से छवि को फोन किया और सामने बैठी छवि की तरफ देखता रहा। छवि ने नंबर देखा, फिर फोन उठा लिया। वो बोला, छवि कैसी हो? छवि कुछ नहीं बोली। तो फिर वो बोला, क्या अब तक नाराज हो मुझसे? फिर भी वो नहीं बोली। उसने देखा कि वो रो रही थी। उसका दिल भर आया पर उसने खुद पर काबू रखा। नहीं बोलना तो ना बोलो, मेरे लिए यही काफी है। कम से कम तुम मेरी बात सुन तो रही हो। अच्छा ये बताओ, दिल लग गया? मैं भी पागल हूँ, दिल तो लग ही गया होगा। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें सब अच्छे ही मिले होंगे। मुझे याद तो बिल्कुल भी नहीं करती होगी। देखो रोना नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम रो, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि तुम खुश रहो। फिर वो चुप होकर उसे देखता रहा। उसने देखा कि छवि ने अपने आंसू साफ कर लिए थे। उसे कुछ और हौसला हो गया। वो बोला, छवि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम्हें कभी न छोड़ता, पर मेरे लिए तो जो तुम्हारे दिल में प्यार था वो अब नफरत बन गया था और तुम बंधी बंधी महसूस कर रही थी, इसलिए तुम्हें छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम अपने फाइनल एग्जाम जरूर देना। अगर तुम्हें लगता है कि उस शहर में आने से मैं तुम्हें तंग करूंगा तो मैं वादा करता हूँ जब तक तुम चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अच्छा अब सो जाओ, गुड नाइट, कहकर संग्राम ने फोन बंद कर दिया। छवि वहीं बैठी रही और संग्राम भी उसे देखते हुए कमरे की खिड़की पर खड़ा रहा। काफी देर बाद छवि उठी और अंदर चली गई। तब संग्राम भी मुड़ा तो वो लड़खड़ा गया। इतनी देर खड़े खड़े उसकी टांगे सो गई थी तो वो कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल को तसल्ली थी कि कुछ भी हो जाए उसके दिल की बात वो कह तो दी। दूसरी तरफ छवि भी बहुत खुश थी। संग्राम ने उससे कहा कि वो उसे प्यार करता है और मरते दम तक करता रहेगा। वो बार बार ये बात सोचकर खुश हुए जा रही थी। उसने सहस को फोन करा। सहस के नाम देखते ही फोन उठा लिया और बोला, वाह, आज सूरज किस तरफ से निकला है भाई, मैडम ने खुद ही फोन कर लिया। सहस सोच ही रहा था कि सहस, मैं सोच रही थी कि मैं एग्जाम दूं, फिर फार्म भरवा देना और जो जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे वो बता देना, मैं फोन पर ही भेज दूंगी। आप बताएंगे कि आपके चरण किधर हैं? हमारे कहने पर तो आप नहीं मानी थी। कहीं आपका वो सुंदर सा पड़ोसी तो नहीं? सहस अभी मजाक में उसे छेड़ते हुए बोला, सहस तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह का मजाक मत किया करो। मैं उसकी बात क्यों मानूंगी? वो तो संग्राम का फोन आया था, उसने कहा था वो शहर से दूर रहेगा। मैं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। छवि बोली, ओ तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए हुए हैं। मैं भी कहूँ कि तुम ऐसे किसी की बात कैसे मानने वाली तो नहीं हो। और क्या कह रहा था वो? उसने बताया। कहाँ है वो? क्या कर रहा है? ठीक भी है? सहस ने चिंता जताते हुए पूछा। वो भूल ही गया था कि छवि शक करेगी कि वो किस हक से पूछ रहा है। छवि ने ये सब सोचा नहीं, कुछ ही देर चुप रही। बोली, सहस मैं कुछ नहीं बोली। वो ही सब कुछ बोलता रहा। उसने एक दो बार मुझसे कहा कि कुछ तो बोलो। मैं जब नहीं बोली तो वो खुद ही सुनाता रहा। उसने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है, कैसा है। उसने बस मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करता है, सारी उम्र करता रहेगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगी वो मेरे सामने नहीं आएगा। मैं बुलाऊंगी तो ही आएगा। उसने सहस को बताया। ठीक है, फिर उसे बुला लो और दोनों मिल लो, हैप्पी एंडिंग। सहस खुश होकर बोला, नहीं सहस, ऐसे नहीं, कहने भर से कोई प्यार नहीं होता। प्यार दिखाना चाहिए, महसूस होना चाहिए। जब मुझे महसूस होगा कि वो मुझसे प्यार करता है तब मैं मानूंगी। छवि बोली, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम ही जानो। ठीक है, तुम डॉक्यूमेंट भेज देना। मम्मी ठीक है? हाँ ठीक है, अब सो गई हैं। ओके ठीक है, गुड नाइट, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर छवि गुनगुनाती हुई सो गई। अगले दिन संग्राम कंपनी में बैठा था कि सिड का फोन आया। उसने जल्दी से उठा लिया। हेलो, कैसे हो?
तेरे ही काम में बिजी हूँ यार। तेरे परिवार का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तेरी बुआ और वो राम शरण भी वापस आ गए हैं। वो उस घर में नहीं रहते, अलग रहते हैं, पर सारा खर्चा तुम्हारे पापा कर रहे हैं। वो हर्ष को भी बिगाड़ रहे हैं। बिजनेस के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन्हें किसी की बात से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे से मतलब है। अर्जुन बेचारा बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पा रहा है। सिड ने सारी सिचुएशन बता दी। देखो, मैं आने की कोशिश करता हूँ, उस कमीना ओम की छुट्टी खत्म करनी पड़ेगी, कहकर उसने फोन बंद कर दिया और ओम को फोन करा। हेलो सर, और कितनी छुट्टियां मनाने का इरादा है? जितनी जल्दी हो सके कंपनी पहुंच जाओ। मैं वहां से दूर हूँ, पर जल्द ही आ जाऊंगा। अब संग्राम निश्चिंत हो गया कि कल से ओम वहां आ जाएगा तो उसका काम का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। मीना और सहस छवि को नोट्स भेजते रहते थे। वो अपनी एग्जाम की तैयारी जोरों से कर रही थी। अब एग्जाम को भी सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे। मैडम अब ठीक हो गई थी और स्कूल भी जाने लगी थी। छवि ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसने एग्जाम के लिए 2 महीने की छुट्टी ली है। उसने मीना से बात कर ली थी। इस दौरान वो मीना के घर में ही रहेगी। शरद तकरीबन रोज ही मैडम को मिलने आता था, तो मैडम से छवि की सारी रिपोर्ट्स मिलती रहती थी। उसने भी अगले ही महीने बिजनेस के सिलसिले में अहमदाबाद जाना था, सो मैडम उससे बोली, बेटा छवि ने भी एग्जाम देने का वहीं जाना है, तो मुझे उसे अकेले भेजने में डर लगता है, इसलिए तुम उसे अपने साथ ले जाना, मुझे तसल्ली होगी। बाकी वहाँ ये अपनी फ्रेंड के घर में रहेगी। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो छवि को बुरा न लगे। संग्राम बोला, नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, आप भी तो हमारी फैमिली है। मैं आपके साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ, सो आपके साथ चलूंगी। वैसे भी मैं अकेली जाते डर रही थी, अब बेडर होकर जाऊंगी। छवि बोली, ठीक है, अपना आपने कब जाना है मुझे बता दीजिए, मैं भी उसी दिन का टिकट करवा लूंगा। छवि, मैंने तो बिजनेस के सिलसिले में जाना है, जब मर्जी चला आऊंगा जाऊंगा। संग्राम बोला। छवि बोली, ठीक है। मैडम की तरफ बढ़ते हुए बोली, आंटी एग्जाम अगले महीने की 20 तारीख से शुरू है, तो मैं इस 20 को चली जाती हूँ, जाकर उन दोनों के साथ तैयारी कर लूंगी, यह ठीक रहेगा। मैडम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं 20 की टिकट करा लूंगा। संग्राम उठकर जाते हुए बोला। उसके जाने के बाद छवि ने सहस और मीना और संग्राम को मैसेज करके बताया कि वो 20 तारीख को अहमदाबाद आ रही है। उसी वक्त संग्राम का मैसेज आया। क्या इस मैसेज में से ये समझे कि तुम मुझे मिलना चाहती हो? अच्छा, आ जाऊंगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, छवि ने लिखा। फिर क्या मतलब है इसका? संग्राम, बस फोन कर बात करेंगे, मिलना नहीं है। छवि, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। संग्राम। उसके बाद न छवि ने कुछ लिखा न संग्राम ने। संग्राम सामने बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। छवि लाइट बंद करके सो गई। देखते ही देखते 20 भी आ गई। उन्होंने मैडम से विदा ली। मैडम छवि को जाते आते समझा रही थी, शरद के साथ ही रहना, अपने बैग का ध्यान रखना, पहुंचकर फोन करना। छवि ओके ओके कहे जा रही थी। फिर वो राजू के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। मैडम और मौली इसे दूर तक देखती रही। वो भी बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। फ्लाइट ठीक समय पर थी। दोनों की सीट साथ साथ थी। छवि विंडो वाली सीट पर बैठी थी और शरद उसके सामने वाली सीट पर। संग्राम उसे बोला, आप आराम से सो जाइए, हम लोग 1.5-2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको जगा दूंगा। छवि उसकी बात मानते हुए आंखें बंद कर सो गई। उसने पिछली बार संग्राम के साथ बिताए सफर के बारे में सोच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शरद भी संग्राम की ही तरह बर्ताव कर रहा है, उसी की तरह केयर करता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग अहमदाबाद पहुंचे तो शरद ने उसे जगा दिया। एयरपोर्ट पे शरद को लेने सिड आया था और छवि को लेने सहस और मीना आए थे। सहस शरद से भी गले मिलकर बोला, ये अच्छा किया आपने जो इसे साथ ले आए, मुझे तो इसकी टेंशन हो रही थी। फिर वो मीना से मिलते हुए बोला, मीना ये शरद और शरद ये मीना। ओह हेलो मीना। सहस ये मेरा दोस्त, मेरा भाई सिद्धार्थ उफ सिड। सिड ये मीना, सहस और ये छवि। सिड ने सबको हेलो कहा। छवि ने शरद का शुक्रिया अदा किया। जिस दिन आपने वापस जाना होगा बता दीजिए, अगर मैं यही हुआ तो आपके साथ ही वापस चल देंगे।
शरद ने कहा, और सिड दोनों अपनी कार में बैठकर निकल लिए। फिर वो लोग अपने रास्ते चले गए। सहज, तुम मीना के घर चले जाओ। पहले भी गए हो क्या? अरे नहीं, तुझे तेरी मम्मी का पता है ना, तूफान मचा देगी। पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, मम्मी बस थोड़ी सी सोच अलग है। वो लव मैरिज पर भरोसा नहीं करती, इसलिए हमने तय किया है। और मैंने उन्हें कह दिया कि तुम सहज की बहन हो और एग्जाम तक मेरे साथ रहोगी, क्योंकि सहज बॉयज हॉस्टल में रहता है, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता और अकेले छोड़ना नहीं चाहता। मीना बोली, ओके ठीक है भाभी जी। छवि ने मीना को हंसते हुए कहा। तीनों हंस दिए। वो लोग मीना के घर आए। उसकी मम्मी उनके लिए खाना तैयार कर रही थी। कार की आवाज सुनकर वो खुद दरवाजा खोलने आ गई। छवि, ये मेरी मम्मी है। मम्मी, ये है छवि और ये उसका भाई सहस। छवि ने उन्हें नमस्ते करा और सहस ने सबके पैर छुए। जीते रहो बेटा, आज के बच्चों में ये संस्कार बिल्कुल नहीं होते। मीना, इन्हें अंदर ले आओ बेटा। मीना दोनों को अंदर ले आई। आंटी ने नौकर से कह दिया, उसका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया और वो लोग लिविंग रूम में बैठ गए। पहले उन्हें चाय पिलाई, फिर खाना खिलाया। आंटी को छवि और सहस अच्छे लगे। वो इन्हीं से बातें करती रही। बेटे, तुम्हारे मम्मी पापा? जी, मम्मी का स्कूल है मनाली में, वही संभालती हैं। ओ गुड, तभी बच्चे इतने अच्छे हैं। वो लोग काफी देर तक बात करते रहे। फिर सहस खाना खाने के बाद वापस चला गया। वो दोनों छवि के कमरे में आ गए। छवि थकी हुई थी तो मीना उसे सोने के लिए छोड़ के अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसकी मम्मी ने उसे बुलाया। वो मम्मी के कमरे में गई। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या ये लोग मनाली ही रहते हैं? कितने अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी, ये लोग मनाली ही रहते हैं। देखो बेटा, उसे किसी बात की कमी ना होने देना, ठीक है? हाँ जी मम्मी जी। अब मैं जाऊं, मुझे पढ़ना है। छवि थकी हुई थी तो वो कुछ देर रेस्ट करेगी। मीना बोली, ठीक है, जा तू पढ़ ले। छवि को खाने में क्या पसंद है पूछकर बता देना। मम्मी, उसे आलू के पराठे पसंद है, उसे राजमा चावल पसंद है और भिंडी भी पसंद है। ये तो तेरी पसंद की चीजें हैं। उसकी और तेरी चॉइस एक ही है क्या? चलो फिर तो आसान है, जो तुझे पसंद है वही बना दूंगी, तुम दोनों ही खा लेना, उसकी मम्मी बोली। फिर मीना अपने कमरे में वापस आकर पढ़ने बैठ गई। पीछे भैया का बहुत बुरा हाल था, उसके कारण हमें वापस आना पड़ा। ओह, आप बुआ हैं? तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये कैसे कपड़े हैं? आपने तो हमेशा सफेद साड़ी पहना करती थी। ये रामशरण पापा का इतना खास कब से हो गया? ये कब इनके साथ बैठकर ड्रिंक करने लग गया? मैंने आपको मेरे घर और कंपनी से दूर रहने को कहा था। शंभू बुआ को बाहर का रास्ता दिखाओ। इसे कहते हैं शंभू बुआ को पकड़कर बाहर निकाल लाया। असल में बुआ खुद ही जाना चाहती थी। वो संग्राम के सवालों का जवाब देने से डरती थी, सो आराम से शंभू के साथ बाहर चली गई। संग्राम ने ड्रिंक करते अपने पापा और रामशरण की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चला गया। शंभू भी उनके पीछे चला गया। ये इसका रोज का काम है। जाने क्यों मुझे ये सब बड़ी साजिश लगती है। तेरे पापा पहले तो इतनी ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन अब क्यों करने लगे हैं? कहीं बुआ का कोई नया जाल तो नहीं? इनका कुछ पता नहीं है। उधर हर्ष भी दिन रात नशे में रहता था। पापा से बात करेंगे तो वो कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं मानेंगे। समझ नहीं आता क्या करूं। संग्राम चिंता कर रहा था। मुझे लगता है उन्हें सच्चाई उगलाई जाए। मेरे पास एक आइडिया है। फिर सिड उसके पास होकर उसके कान में कुछ बोला। सोम दादा ने रात में चुपचाप रामशरण को कार से वापस भेज दिया और सुबह होते ही उसके पापा को संग्राम के आने के बारे में बता दिया। तो जब वो सुबह डाइनिंग टेबल के रूम में आए, एकदम तैयार होकर आए और आते ही संग्राम को गले लगा लिया और बोले, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तो सच में बहुत दुखी हो गया था। तुम्हारी माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई है, तुम भी छोड़ के चले जाओगे। मुझे लगने लगा था मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मैंने मरना चाहा पर मर भी नहीं पाया। फिर तुम्हारी याद आती। कल तो तुम आए और मुझे ढूंढने लगे तो बस सबसे आज के लिए ही जिंदा था। पापा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा कि यहाँ से दूर जाकर जी पाऊंगा, जी ही नहीं पाया तो फिर आ गया। संग्राम ने दर्द भरी आवाज में कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ, आज से हम नई शुरुआत करते हैं। कहकर पापा ने सोम दादा से खाना लगवाने को कहा।
पापा, मैंने रवि को चेक कराने को कहा है, आप चलो मेरे साथ, संग्राम ने प्यार से कहा, जैसे छोटा बच्चा अपने पापा को कह रहा हो। पापा मान गए। खाना खाने के बाद वो ही पापा और शंभू के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। रवि ने उससे पहले ही बात कर ली थी कि वो रवि के कमरे में गए तो उसने कमरे में एक सीनियर डॉक्टर थे। रवि ने तुरंत बताया, ये मेरे सीनियर हैं, संग्राम के लिए स्पेशल आए हैं। ओके, तो आप हैं संग्राम, ये आपके साथ कौन है? जी ये मेरे पापा हैं, संग्राम बोला। गुड। रवि पहले ही इससे अपने पापा के बारे में बात करना चाहता था। सीनियर डॉक्टर बोले। रवि ने संग्राम के पापा से पूछा, अंकल मेरे सर आपसे संग्राम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? हाँ हाँ, मुझे क्या आपत्ति होगी? आप उसके पापा फट से बोले। डॉक्टर ने उन्हें सामने पड़े लंबे सोफे पर सीधे बैठने को कहा। फिर उसके सामने कोई मंत्र सा पड़ा। उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो वो सो गए हों। रिकॉर्डिंग के साथ शुरू हो गई। आप संग्राम के पिता हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मैं उसका पिता नहीं हूँ, मैं सिर्फ हर्ष का पिता हूँ। पापा की बात सुनकर संग्राम के साथ रवि और सिड भी जैसे हैरान रह गए। लेकिन आप संग्राम के घर में उसके पापा के रूप में रहते हैं, क्यों? संग्राम की माँ शारदा से मैंने शादी की है। उसके पति के मरने के बाद मैंने शारदा के पिता की अपनी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली। संग्राम और एक और छोटा बेटा, इसके पहली शादी से बच्चे थे। हमारी शादी नाम की ही थी, पर शारदा ने मुझे कभी करीब आने नहीं दिया। मैंने उसे बहुत ही तंग कर दिया तो वो एक दिन छोटे बेटे को लेकर भाग गई। संग्राम उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में था तो उसे कुछ पता नहीं था। आधी जायदाद मेरी पत्नी के नाम थी और आधी दोनों बेटों के नाम। ये कंपनी भी बड़े बेटे मतलब संग्राम के नाम। तो मैंने संग्राम को अपने बस में कर लिया। उससे झूठ कह दिया कि उसकी मम्मी किसी के साथ भाग गई। वो उससे नफरत करने लगा। फिर उसके हिस्से के पैसों को मैं लेता रहा और मैं उसे बहुत प्यार देता। इसे लगता कि मैं इसका असली बाप हूँ। इसका नाम इसके बाप ने शारदा के नाम पर शरद रखा था, जो मैंने बदलकर संग्राम कर दिया। तीनों ने ये सुनकर सब हैरान रह गए। संग्राम को तो मानो होश ही उड़ गए। ये मेरे पापा हैं ही नहीं और मैं इन्हें अब तक सगा पापा ही समझता रहा, और इन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा किया सिर्फ पैसों के लिए। ये लोग कैसे लोग हैं और ये कैसे कर सकते हैं? उसने अगला सवाल लिखकर डॉक्टर को पकड़ाया। तुम्हारी बहन यहाँ कब आई? डॉक्टर वही सवाल पूछ रहे थे जो सिड ने लिखकर दिए। संग्राम घर लाने के बाद वो भी अपने पति रामशरण के साथ यहाँ आ गई, जहाँ हमने संग्राम की सिंपैथी पाने के लिए बुआ को विधवा बनाकर रहने लगे और इसके पति को घर का नौकर बना दिए। इसके बेटे को मैंने अपना बेटा बनाया। हम इसकी एक एक पाई अपने खाते में ट्रांसफर करते रहे। पापा बोले। आपने और क्या किया? डॉक्टर ने पूछा। कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि मैंने अपने कमरे में था कि आग लग गई। संग्राम बोला। अरे अंकल, आप उठ गए? सिड के कहने पर सब पीछे मुड़े। आप बात करते करते सो गए थे तो हम इनसे बात करने लगे। आइए, आप यहाँ आइए, हम इसके आगे के बारे में पूछते हैं। जो उस रात इसके कमरे में आग लगी थी, आपको कुछ पता है उस बारे में? इसने कैसे रिएक्ट किया था, कितना जल गया था वगैरह? डॉक्टर ने पूछा। जी उस रात मैं वहां नहीं था, मैं उत्तराखंड अपने गांव गया हुआ था। पापा एकदम से बिना सोचे समझे झट से कह दिया। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आपको कब पता चला? मुझे दूसरे दिन पता चला, क्योंकि इन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे। फिर वहां का मौसम खराब रहता था, जिस कारण फोन की लाइंस भी खराब रहती थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी, सो मुझे दूसरे दिन शाम को पता चला था। मैं तीसरे दिन सुबह पहुंचा। ये उस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, तो मैं इससे मिल भी नहीं पाया था। मैं बहुत रोया था कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, पर किसी ने मिलने ही नहीं दिया। फिर वो हमारा एक नौकर था, पुलिस ने उसे पकड़ा और वो इसे जुर्म के कैद में सजा भुगत रहा था, उस जुर्म के जो संग्राम चल गया था। पापा रोते हुए बोले। आज बस इतना ही, बाकी किसी और दिन करेंगे, डॉक्टर बोले। वो तीनों घर आ गए। संग्राम रास्ते में आंखें बंद करके बैठा था। वो सोच रहा था कि आज अगर मैं इन्हें यहाँ ना लाता तो मुझे कभी ना पता चलता ये सब कितने घटिया लोग हैं। हम पापा को बिना भी जिंदगी काट सकते थे। माँ ने क्यों इससे शादी की?
अब पता नहीं मेरा भाई और मम्मी कहाँ होंगे। माना मैं छोटा था पर वो मुझे मिलने क्यों नहीं आई। उसके पापा भी चुप बैठे थे, उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था, शायद वो शारदा के बारे में बात कर रहा था। पता नहीं मैंने क्या कहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सिट कार चलाते हुए सोच रहा था कि देखा जो मैंने सोचा था वही निकला ना। उस कमबख्त कैलेंडर को भी उसी वक्त गिरना था। अगर वो ना गिरता तो उस आग के बारे में भी पता चल जाता। अब तो मुझे कुछ करना होगा, क्यों ना छोटे मियाँ से काम ले। हाँ, यहाँ छोटे मियाँ ही काम करेंगे, पर उसे अंकल तक पहुंचाएगा कौन? संग्राम ही ये काम कर सकता है और आज ही करना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। वो लोग घर पहुंचते ही पापा कार से उतरते ही जल्दी से अंदर चले गए। सिड ने संग्राम को छोटा सा माइक दिया और बोला, लोहा गर्म है, किसी तरह से अपने पापा के पास पहुंचा दे, फिर बाकी के राज भी पता चल जाएंगे। उसने इशारा करके कहा कि पापा पीछे जा रहे हैं, पापा के पीछे जा। वो उसी वक्त कार से उतरा और अपने पापा के पीछे उनके कमरे में घुस गया। उन्हें गले लगाकर बोला, थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। कहते हुए उसने वो माइक उसकी पीठ पर कॉलर पे चिपका दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थक गए होगे, सो जाओ, रेस्ट कर लो, ज्यादा मत सोचो। ये कहकर पापा ने उसे बाहर तक छोड़ा और दरवाजा बंद कर लिया। संग्राम ने अपने कमरे में आते ही कान पर लगे ब्लूटूथ को ऑन किया। शंभू भी पानी पीकर उसके पीछे ही आ गया। भाग 10 टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, कमेंट जरूर करना, आप कमेंट करेंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ही अपलोड करेंगे। आपके कमेंट हमारे लिए सराहनीय है। दोस्तों, हर हर महादेव।